वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज की अपनी क्लास। हम अपनी क्लासेस में अभी एमपीएडीपीओ से रिलेटेड माइनर एक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने एक माइनर एक्ट कंप्लीट कर लिया है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। नाउ ये हमारा जो है दूसरा एक्ट चल रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो ये जो हमारा अधिनियम है ये एमपीएडीपीओ का भी सब्जेक्ट है, और बहुत से जगह अदर स्टेट में जो एपीओ एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ये सब्जेक्ट है, और कहीं कहीं पर जुडिशरी में भी इसको सिलेबस में जो है ये इंक्लूडेड रहता है। तो जिस भी स्टेट जुडिशरी में ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड है या एपीओ एग्जाम में और एमपीएडीपीओ में, बेसिकली अभी स्पेसिफिकली हम एमपीएडीपीओ के पर्पज से ही कर रहे हैं, तो ये किसी भी स्टेट में ये सिलेबस में यदि सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके काम का है। प्लस यूपी सब इंस्पेक्टर का जो अभी एग्जाम होने वाला है यूपीएसआई का, उसमें भी ये सिलेबस में आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। तो यूपीएसआई के जो छात्र हैं उनके लिए भी ये एक्ट जो है पढ़ना काफी लाभदायक होगा। तो यदि आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। ओके, सो वी कंप्लीटेड सेक्शन 6 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। हमने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की सेक्शन 6 जो है वो कंप्लीट कर ली है। नाउ वी स्टार्ट सेक्शन 7। ठीक है, अब हम धारा 7 को देखेंगे। सेक्शन 7 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू मॉडिफाई ऑर्डर्स इशूड अंडर सेक्शन 4 और 5। क्या कहा गया है? जिला न्यायालय की धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति। सेक्शन 7 में कहा गया है कि सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में जो भी ऑर्डर्स न्यायालय ने दिए हैं, सेक्शन 4 में क्या ऑर्डर दिया है? सेक्शन 4 में ऑर्डर दिया है फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के मेंटेनेंस की बात की गई है, उसके रेसिडेंस की बात की गई है, और 5 में जो चाइल्ड मैरिज से बच्चे पैदा हुए हैं उनके मेंटेनेंस और कस्टडी की बात की गई। तो जो दोनों धाराओं में जो भी आदेश दिया है, ठीक है ना, तो यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है तो अर्जी के लंबित रहने के दौरान, किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात भी, ये इंपॉर्टेंट है, कब कब? अगर पिटीशन अर्जी जो है वो आपकी लंबित है तब भी, और निपटारा हो गया है तो उसके पश्चात भी, किसी भी समय, मतलब है ना, पश्चात भी किसी आदेश में जोड़ने, उपांतरित करने या प्रतिसंग्रहित मतलब समाप्त करने की शक्ति होगी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई भी आदेश धारा 4 या 5 के अंतर्गत दिया है तो वो किसी भी समय ऐसे आदेश में कुछ जोड़ सकता है, कुछ परिवर्तन कर सकता है या उस आदेश को समाप्त कर सकता है। ये सेक्शन 7 आपकी कहती है। Section 7 said that the district court shall have the power to add, modify or revoke. Revoke means to cancel any order made under section 4 or 5, and if there is any change in the circumstances at any time during the pendency of the petition and even after the final disposal of the petition. ठीक है, तो जो भी ऑर्डर सेक्शन 4 एंड 5 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, उस ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी भी उसमें कुछ एडिशन कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, चेंजेस कर सकती है, रिवोक यानी कि कैंसिल कर सकती है उस ऑर्डर को। कब? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पिटीशन और इवन आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ द पिटीशन, मींस एट एनी टाइम। दिस इज सेक्शन 7। ठीक है, सो आगे देखेंगे सेक्शन 8। We have completed section 7. Now we start section 8. ठीक है, धारा 8 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्या कहती है धारा 8? कोर्ट टू विच पिटीशन शुड बी मेड। अब यहाँ पे बात हो रही है पिटीशन कौन सी कोर्ट में की जाएगी, अर्जी कौन सी कोर्ट में की जाएगी। तो आपको लग रहा होगा अभी तक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही कर रहे थे, ये 5 क्यों सेक्शन आ गई है? तो कुछ ना कुछ नया होगा इसमें, है ना, देखते हैं क्या है। For the purpose of grant of relief under section 3, 4 and 5, the district court having jurisdiction shall include, मतलब
We have already read that petition for annulling the marriage under section 3 filled in the district court. But in this section, section 8, here described what includes the district court. In section 3, they just tell us what where we have to fill the petition. So in district court. But this section describes what includes district court. इसको और elaborate किया है. Section 345 में जो petition है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल हो रही है. अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और कौन कौन से जो है कहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगी, है ना, कहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, वो और elaborate किया गया है इसमें. ठीक है, देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 3, 4 and 5 द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग jurisdiction shall include the district court having jurisdiction over the place first where the defendant or the child resides, second where the marriage was solemnized or where the parties has resided together or the petitioner is residing on the date of presentation of the petition. So there are 4 areas, 4 jurisdiction, है ना. कौन कौन सी jurisdiction में ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसकी jurisdiction में डिफेंडेंट या वो चाइल्ड जिसके मेंटेनेंस और कस्टडी, जिसके मेंटेनेंस और रेसिडेंस की व्यवस्था करानी है, वो डिफेंडेंट और चाइल्ड रिसाइड करता है. ठीक है, तो उस कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 3, 4 and 5 के अंतर्गत. जहां शादी हुई है, वेयर मैरिज वाज सोलमनाइज्ड, जहां शादी हुई थी जिस प्लेस पर, उस प्लेस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं. शादी को वॉइड कराने के लिए 4 में फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की मेंटेनेंस और रेसिडेंस की, 5 में शादी से उत्पन्न हुए बच्चों के कस्टडी और मेंटेनेंस के लिए. इन तीनों चीजों के लिए अगर जिस जगह शादी हुई थी उस जगह की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं. देन यहाँ पे जो पार्टीज हैं शादी की, वो जिन्होंने लास्ट समय जहाँ रिसाइड किया टुगेदर, अंतिम बार जहाँ साथ में रहे हो दोनों पति पत्नी, उस जगह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं. और फाइनली petitioner is residing on the date of presentation of the petition. जिस तारीख को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेटिशन फाइल करना है, उस तारीख को पेटिशनर किस जगह रह रहा है, तो वहां पे भी वो उस जगह की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वो जो है पेटिशन फाइल कर सकता है. तो सेक्शन 8 भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है, पूछ लेते हैं. ठीक है ना. वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए. तो न्यायालय तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन वह कहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये बताया गया. तो धारा 3, 4 और 5 के अधीन जो भी रिलीफ दिए जा रहे हैं, जो भी रिलीफ प्रदान करने की प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाला जो जिला न्यायालय है, उस स्थान के ऊपर जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है, वहां के जिला न्यायालय में हम अर्जी फाइल कर सकते हैं. या जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था वहां कर सकते हैं. या जहां पक्षकार अंतिम रूप से एक साथ निवास किए थे, पति पत्नी दोनों कहीं, मतलब जब उनकी चाइल्ड मैरिज हुई होगी, कभी ना कभी साथ में रहे होंगे, जहां पर लास्ट बार जब वो साथ में रहे जिस जगह, उस जगह के न्यायालय, जिला न्यायालय में भी जो है पिटीशन फाइल की जा सकती है. एंड जहां अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है. अब हो सकता है कि अलग अलग रहने लगी हो दोनों पार्टी, तो जो पार्टी पिटीशन फाइल करना चाहती है, तो जिस जगह वो पार्टी रह रही है अभी, उस जगह की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जो है पिटीशन फाइल की जा सकती है. तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय सम्मिलित होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. ठीक, सेक्शन 8 ये हो गई आपकी कंप्लीट सेक्शन 8.